गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू राजेश सर। सर को नमस्कार, अमरेश सर को नमस्कार, वीरेन जी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सर्वप्रथम आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस खेल दिवस पे बोलने का। मैं आभार प्रकट करता हूं वीरेन जी का, हम सबके आदरणीय, माननीय, और जिन्होंने खेल जगत में नए मानक स्थापित किए थे, मेजर ध्यानचंद जी का। उनके सुपुत्र हमारे मध्य हैं, मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में नए मानक स्थापित किए थे। आज तक उन मानकों को कोई पार नहीं कर पाया है। ना वो स्तर किसी ने प्राप्त किया है। उनके बारे में कई किंवदंतियां बन चुकी हैं, वो एक मिथक बन चुके हैं। उन तक पहुंच पाना हॉकी जगत में लगभग पूरे विश्व में जितने भी खिलाड़ी हुए हैं सबके लिए नामुमकिन सा ही रहा है। कोई उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। आज उनके जन्म दिवस पर हम इस विषय पर चर्चा करने को एकत्रित हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन डाउन द एजेस, या हिंदी में कहें शारीरिक शिक्षा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का जो मकसद है वो मानव का संपूर्ण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। दिस इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जा सकता है? ये शिक्षा का लक्ष्य होता है, मानव का संपूर्ण विकास करना। शारीरिक शिक्षा का भी यही लक्ष्य है, लेकिन शारीरिक शिक्षा का माध्यम जो है वो शारीरिक गतिविधियों के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। फिजिकल एजुकेशन एम्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। All round development of human personality includes one's physical development, mental development, social development, अब कहीं हद तक ये भी कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब जो जनरल एजुकेशन का माध्यम होता है या मीडियम होता है या मेथड होता है, वो होता है थ्रू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस, थ्रू प्रैक्टिकल अदर थिंग। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में ये डेवलपमेंट किया जाता है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। तो फिजिकल एजुकेशन makes human development possible, all round human development possible through participation in physical activities. जो physical activities हैं, they are designed, they are based on scientific literature, on the basis of scientific experimentation, और उसके बाद में उनको डेवलप किया जाता है, उनको रिकमेंड किया जाता है। देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट फिजिकल एजुकेशन का 18th या 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। 17th, 18th, 19th सेंचुरी में मॉडर्न कंसेप्ट फिजिकल एजुकेशन का शुरू हुआ। कई सारे जर्मन स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स हुआ, इटालियन हुआ, अमेरिकन हुआ। ठीक है, इसका जो बेस कई हद तक जाता है वो जिम्नास्टिक्स से, एथलेटिक्स से जाता है। और बहुत सारे फिलोसफर्स हुए और बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत सारी डेफिनेशंस दी फिजिकल एजुकेशन की। लेकिन वो ऑल अग्रीड अपॉन के फिजिकल एजुकेशन का जो मीडियम है वो फिजिकल एक्टिविटीज है और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इसका लक्ष्य है। ठीक है, अब फिजिकल एजुकेशन डाउन द एजेस या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम फिजिकल एजुकेशन को देखें तो जो इसका प्राचीन स्रोत, जो विश्व में जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, वो उसका श्रेय जनरली स्पार्टा और एथेंस को देते हैं। कि आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्टोरिकल वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फिजिकल एजुकेशन, एंशियंट फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड जाता है वो स्पार्टा और एथेंस को जाता है।
In fact, Athens to some extent was pioneer in realizing this aim of physical education, which was all-round development of human personality. एथेंस में ये था कि कुछ हद तक एथेंस ने इस एस्पेक्ट को रियलाइज किया था, लेकिन स्पार्टा का जो मेन लक्ष्य था फिजिकल एजुकेशन का, वो भी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी था, लेकिन उसका मेन जो वो था कि वॉरियर्स को प्रिपेयर करना। एथेंस का भी यही लक्ष्य था, लेकिन उसमें कुछ सेंस ऑफ एस्थेटिक सेंस भी था, रिफाइंडनेस थी, और एक मतलब वेलनेस सेंस भी था उसमें, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन का जो जनक हम मानते हैं, या वो कहें हम, एक जो स्थापित इसका कीर्तिमान था वो ओलंपिक्स था, कि एथेंस में फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड हिस्ट्री में खेल प्रतियोगिताएं जो होती थी वो ओलंपिक्स उनका नाम था, और वो काफी प्रचलित थी और बड़े लार्ज लेवल पे ऑर्गेनाइज होती थी, जहां पे बहुत सारे इवेंट्स होते थे। ये वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन को ओलंपिक्स खेलों में ही पाते हैं, जो कि एथेंस में ऑर्गेनाइज होते थे। सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीक्स हैं, उनका रिवाइवल हुआ, ठीक है। रिवाइवल उनका हुआ जहां 1896 में पेरेंदो क्यूबर्टिन ने उनका रिवाइवल किया, और फिर एथेंस में ही फर्स्ट ओलंपिक्स हुए। तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज थी जो पुराने ओलंपिक्स की, रनिंग, जेवलिन थ्रोइंग, जंपिंग एटसेट्रा, फिर से उनमें उन्होंने शुरू किया। कहीं पे भी इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत का नाम नहीं आता है, जो वेस्टर्न थिंकर्स देते हैं इस ऐतिहासिक उसको, हम जरूर उसमें अपना वो करते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में भी, भारत में भी प्राचीन काल से शारीरिक गतिविधियां होती थी, लेकिन वेस्टर्न थिंकर्स इसका जिक्र नहीं करते, ठीक है ना। बैरन पेरेदी क्यूबर्टिन ने इसका कहीं पे वो लिया, ठीक। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारत इसमें अग्रणीय था। इंडिया वॉज वेरी मच एडवांस in conducting physical activities for wholesome development of human personality, ठीक है। देखिए, जो बाहर के देश थे या बाहर की जो सभ्यताएं थी, वहां पे शारीरिक गतिविधि या खेल कूद की जितनी भी गतिविधियां थी, वो इंसान को बहुत हद तक वॉरियर बनाने के लिए थी, योद्धा बनाने के लिए थी, ठीक है। क्योंकि युद्ध एक जीवन की उस समय सर्वाइवल की जरूरत था। तो जितने भी बाहर के फिजिकल एक्टिविटीज थी, स्पार्टा की, एथेंस की, उनका जो एक क्राइटेरिया था कि वो योद्धा बनाते थे। हिंदुस्तान में या भारत में भी ये था कि एक पक्ष ये भी था कि शारीरिक गतिविधियां, जैसा महाभारत काल में हम देखते हैं कि प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, कि तीर चलाने की प्रतियोगिता, रथ चलाने की प्रतियोगिता, तलवारबाजी, ये सब थी। लेकिन साथ में भारत ने शारीरिक क्रिया या शारीरिक गतिविधि की एक अनुपम खोज की थी। आप समझें, उसकी उत्पत्ति की कोई डेट नहीं है, लेकिन वो इतनी वैज्ञानिक, उसका इतना विषम वैज्ञानिक आधार है कि जिससे व्यक्तित्व सर अनम्यूट करिए, बीपी सिंह सर, अपने आप को अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया है ये। डॉक्टर जसवंत सिंह, आई थिंक बीबी सर का माइक जो है म्यूट हो गया है। नहीं, फिर से ऑन हो गया, म्यूट कर दिया है। अब तो ऑन हो गया। हाँ, हो गया सर, ठीक है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, हाँ, जो हमारे यहाँ बहुत सारे जो थिंकर्स थे, मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने योगा को शारीरिक शिक्षा से अलग किया।
योग अलग माना, शारीरिक शिक्षा अलग माना, जबकि मैं ये कहता हूं कि जो शारीरिक शिक्षा का मकसद है, जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, जिसको कि वेस्टर्न विद्वानों ने माना है, जिसको कि पाश्चात्य के फिलोसफर्स दार्शनिकों ने माना है, वो कहते हैं शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। इस पे समस्त जितने भी मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, जो अभी के जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो शारीरिक शिक्षा का, जिनको जनक कहा जाता है, उन्होंने शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य यही निर्धारित किया है कि मानव अस्तित्व का संपूर्ण विकास। ठीक है, अब ये शारीरिक गतिविधियों द्वारा होता है। ठीक है, देखिए एक और चीज हमारे यहाँ कंफ्यूज की गई, खेल और शारीरिक शिक्षा। बहुत पहले तक तो यही माना जाता था फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक है। फिजिकल एजुकेशन बेस है खेल का। फिजिकल एजुकेशन, देखिए खेल क्या है, खेल मैं ये कहूं कि शारीरिक गतिविधियों की प्रतियोगिता है, विभिन्न तरीके की शारीरिक गतिविधियों की खेल एक प्रतियोगिता है। और इन शारीरिक गतिविधियों को अति अच्छा, या इनको कैसे इनको विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मानव गतिविधियों की क्षमता बढ़ाई जाए, या हम उसे कहें कैसे उसकी ताकत बढ़ाई जाए, कैसे उसके देर तक कार्य करने की शक्ति बढ़ाई जाए, कैसे उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, ये सब जो फिजिकल एजुकेशन एक विज्ञान है उसके तहत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन वो विज्ञान है जिसके थ्रू मानव जीवन के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, और योग भी वही विज्ञान है जिसके थ्रू मानव जीवन का संपूर्ण विकास होता है। योग जो हमारी एक प्राचीनतम पद्धति है, मैं समझता हूं कि संसार में ऐसा कहीं नहीं हुआ, या संसार की ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जिसके यहाँ ऐसी कोई पद्धति हो जिससे मानव जीवन का संपूर्ण विकास हो और जिसका मकसद युद्ध ना हो। ठीक है, देखिए बाकी सब जितनी भी सभ्यता हैं डाउन द एजेस या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, इफ वी गो, फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटीज टू सम एक्सटेंट, to very greater extent, were organized only for developing warriors, and it was in India that physical education in the form of yoga, I would say that physical education and yoga are synonyms, they are one। ठीक है, क्योंकि इनके मकसद एक है और दोनों ही शारीरिक गतिविधियों को अपना माध्यम बनाती हैं मानव जीवन का संपूर्ण विकास करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि योग जो कि एक भारत की प्राचीनतम देन है, प्राचीनतम पद्धति है, शारीरिक गतिविधियों की पद्धति है, जिसके थ्रू मानव जीवन के विभिन्न व्यक्तित्व के पहलुओं का संपूर्ण विकास होता है। ऐसा और किसी सभ्यता में नहीं था। ये डाउन द एजेस, ये कहें हमारी इतनी प्राचीनतम पद्धति है कि इसकी उत्पत्ति को हम आज तक नहीं खोज पाए हैं कि ये कब हुई है। वैसे इसके जो जनक हैं, इसके प्रणेता हैं, भगवान शंकर को हम मानते हैं कि भगवान शंकर प्राचीनतम योगी हैं। ठीक है, और देखिए ये कहा जाता है इस योग की ताकत से, इस योग के बल से ही जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। अमृत तो देवता ले गए, जो विष था जब वो निकला समुद्र मंथन में तो उससे चारों तरफ कोलाहल मच गया, सृष्टि पे संकट आ गया। तो उस विष को ग्रहण किसने किया? उस विष को ग्रहण शंकर भगवान ने किया, शिव जी ने किया। वो किसकी शक्ति से? योग की शक्ति से। तो जितने भी जीवन के नकारात्मक पहलू हैं, जीवन की जितनी भी विषमताएं हैं, जीवन में जितने उत्पन्न होने वाले विष हैं, योग की शक्ति द्वारा उन सबको आत्मसात करके खत्म किया जा सकता है, उनके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। ये प्राचीन पद्धति भारत ने विश्व को दी है। ठीक है, एक और चीज देखिए, वो ये कि जो
भारत का हम लें, विश्व का मैं जैसे कह ही चुका हूं, जितने भी हम प्राचीनतम सभ्यताएं देखते हैं, चाहे जर्मनी की देखें या इंग्लैंड की देखें, आप 2000 2500 साल पहले उनका अस्तित्व देखें, तो ज्यादातर जगह सिविलाइज्ड लाइफ नहीं थी। ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटीज विद व्यू ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी नहीं थे। सिर्फ वॉरियर लाइक एक्टिविटीज डेवलप करती थी, फिजिकल एक्टिविटीज। लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने ये माना कि शारीरिक गतिविधियों द्वारा, शारीरिक गतिविधियां, योगिक आसन, जो हठ आसन, जिसके थ्रू शरीर को इतना उन्नत, इतना समृद्ध बनाया जा सकता है कि जीवन के विभिन्न विषमताओं को झेला जा सकता है। एक और देखिए, भारत का जो प्राचीन कल्चर था, जो वैदिक कल्चर था, मैं कई बार सोचता हूं, उसमें 4 आश्रम थे। जीवन को 4 आयामों में बांटा गया था। 4 आयाम, पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें व्यक्ति जंगल में रहने, जंगल में बने हुए गुरुकुलों में रहता था और गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करता था। और एक और चीज, एक देखिए, शिक्षा दीक्षा उसकी होती थी, लेकिन यौगिक गतिविधियां उस शिक्षा का एक अभिन्न अंग हुआ करती थी। योग अपने आप में एक विज्ञान है, योग अपने आप में एक विज्ञान है, और मैं इस विज्ञान को शारीरिक शिक्षा के समकक्ष ही मानता हूं, मैं एक जैसा ही मानता हूं। इनफैक्ट इफ हम कहें कि देखिए, शारीरिक शिक्षा में जरूर शारीरिक वर्ड ही आता है, फिजिकल एजुकेशन में जरूर फिजिकल एजुकेशन आता है, नाम जो है, लेकिन इसका मकसद क्या है? फिजिकल एजुकेशन का मकसद यह है कि हम इसको ये भी कह सकते हैं मेंटल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लेकिन हम कहते हैं इसको फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन कहते जरूर है, लेकिन इसमें तीनों आयाम मानव व्यक्तित्व के निहित है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तीनों ये है इसमें। ठीक है, ऐसे ही जो योग है, योग जो भी करता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, तो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को और प्राचीनतम भारतीय सभ्यता ने स्वीकार किया, और उस स्वीकारता के तहत इस योग पद्धति का विकास हुआ, जिसका हम जनक भगवान शंकर को कहते हैं। ग्रेजुअली वो आगे चल के गुरुकुलों में आया, और गुरुकुलों में वो शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना। अब आप सोचिए, 25 साल तक कोई बालक विद्यालय में, गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है, और शिक्षा के साथ वो योग भी कर रहा है। तो योग के द्वारा उसका समुचित विकास हुआ। हेलो, योग के द्वारा उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास हुआ। अब देखिए, एक और है, हम योगी राज कृष्ण भी कहते हैं। योगी राज कृष्ण गुरुकुल में पढ़े थे, बाल सुखा उनके सुदामा थे, गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, योगी राज कृष्ण 126 साल तक जिए थे, और महाभारत के समय उनकी उम्र 1 कम 90 थी, 89 ईयर्स। अब आप समझ सकते हैं, आज के युग में कोई इंसान 89 ईयर्स पे किसी युद्ध में सक्रियता से भाग ले सकता है? मैं समझता हूं नहीं। तो प्राचीनतम काल में योग की अद्वितीय शक्ति के द्वारा ही ऐसा संभव हुआ कि योगी राज कृष्ण, अब जो आप इनकी समझें तो अर्जुन और इन सब की भी उम्र उस टाइम पे अच्छी खासी थी, 60 साल 65 साल, जो तमाम योद्धा थे। लेकिन उनके शैक्षिक काल में, जो ब्रह्मचर्य काल था उनका, उसमें शिक्षा के
और अंगों के साथ में, उस टाइम पे उनको युद्ध की भी शिक्षा दी गई थी, लेकिन युद्ध की शिक्षा के साथ साथ उनको योगिक शिक्षा भी दी गई थी, जिसके द्वारा उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हुआ था। देखिए, योग में एक ऐसी पद्धति हमारी सभ्यता ने हमको दी है आज, कि योग से मानव जीवन के जो वर्तमान जीवन है उसी का विकास नहीं होता, जो इस जीवन के बाद का जीवन है उसका विकास भी इसी में निहित है। नहीं, देखिए, ये कहा जाता है जो योग है इसका मकसद व्यक्ति के संपूर्ण विकास, इसका मकसद व्यक्ति के संपूर्ण विकास का है। लेकिन एक और चीज है, जो योग की परिभाषा है वो है जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने आदि से जुड़ना। आज जैसा कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, जब इस बात को मतलब सारे धर्म मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति या ये कहें जो इसकी सृष्टि की उत्पत्ति हुई कि परमात्मा से बहुत सारी आत्माएं छिटकी बाहर आई, उनका फिर क्रमिक विकास हुआ। क्रमिक विकास में जो सबसे उन्नत जीव उत्पन्न हुआ वो मानव हुआ। ठीक है, अब इस मानव का लक्ष्य क्या है? इस मानव का लक्ष्य वापस जो इसने आत्मा रूपी परमात्मा के ऊपर जो मनुष्य रूपी लबादा ओढ़ रखा है उसको हटाकर वापस उस परमात्मा में लय होना, वापस उस परमात्मा से जुड़ना, यही योग का लक्ष्य है। अब योग इस लक्ष्य को लेते हुए मानव के संपूर्ण विकास के आयामों को लेकर चलता है। ऐसा और किसी सभ्यता में नहीं हुआ। आपने देखा कि वो सभ्यता जिसने शारीरिक गतिविधियां द्वारा, मतलब मनुष्य के जीवन के जो उसको यहाँ पे अपना भौतिक जीवन गुजारना है उसके व्यक्तित्व के पहलुओं को उसने विकसित किया, जैसे शारीरिक विकास किया, उसका मानसिक विकास किया। और देखिए, इस बात पे सब एग्रीड करेंगे जो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, योग के थ्रू शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। मैं कहता हूँ विश्व स्तर पे योग को हमने कब जाना या योग की महत्ता को हमने कब समझा? जब इस योग की महत्ता को बाहर के मुल्कों ने समझा तब हमने योग की महत्ता को समझा। जब इस योग की महत्ता को बाहर के जो देश हैं उन्होंने इसकी यूटिलिटी को जब मानव जीवन के विभिन्न जो आयाम थे उन पे उन्होंने इसको महसूस किया, उन्होंने इसको पाया कि ये जो बहुत सारे रोग हैं और बहुत सारी जो विषमताएं जो भौतिक नवीन जीवन ने हमारे यहाँ उत्पन्न की है उनसे पार अगर पाना है तो हम योगा की तरफ चलें तो पार पाया जा सकता है। आपने देखिए हिंदुस्तान में योग इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन बाहर के देशों में योग बहुत पॉपुलर था। और एक और बात मैं कहता हूँ, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं इंडिया में भी और बाहर भी, जिनमें कि ये पाया गया है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उन पे योगा का बहुत ही गहन अच्छा प्रभाव होता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो व्यक्ति के चिंतन जनित, चिंता के कारण या चिंतन के तरीकों द्वारा उत्पन्न रोगों को हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। देखिए, एक और बड़ी अहम बात यह है कि मनुष्य की साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी फ्यूज्ड है। आई थिंक मनुष्य की फिजियोलॉजी उसकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है और साइकोलॉजी उसकी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करती है। दिस इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। ठीक है, बहुत अब ये कहते हैं कि बहुत सारे जो, ये तो WHO भी मानता है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बहुत सारे चिंतन जनित रोग उत्पन्न हुए हैं समाज में, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक हार्ट डिजीज है। डॉक्टर भी कहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई बहुत टेंशन रहती है उस वजह से डायबिटीज हो गई, कि BP हो गया, कि ये हो गया।
तो इसमें योग के प्रभाव को, योग की प्रभाव क्षमता को बहुत सारे शोध पत्रों द्वारा स्थापित किया गया है। बहुत सारे रिसर्चेज हुई हैं, पीएचडीज हुई हैं, जिसमें ये स्थापित किया गया है कि योग के द्वारा इन रोगों से पार पाया जा सकता है। तो ये काम सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज ने किया, फिर हमने इसको देखा कि अरे भाई ये तो बड़ा प्रभावकारी है और ये हमारे देश की एक प्राचीनतम उत्पत्ति है और जिससे आज तक हमने नहीं पहचाना, फिर हम इसकी तरफ धीरे धीरे हुए। तो आज जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूं कि एक बाबा हमारे रामदेव जी हैं, उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया। पहले योग इतना सर्व सुलभ नहीं था, लेकिन उन्होंने योग को सर्व सुलभ किया। दूसरा एक और क्या है कि योग को बड़ा क्लिष्ट था, आसन जो है टफ आसनों को ही आसन माना जाता था और हर किसी के बस की नहीं थे वो आसन करना। लेकिन बाबा रामदेव को हम श्रेय इस क्षेत्र में इसलिए देते हैं कि उन्होंने आसनों को भी सुलभ कर दिया। अगर आप आसन को क्लिष्ट रूप में नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने उसको सुगम रूप में स्थापित कर दिया, बोला आप इसे इस तरीके से कर लीजिए तो भी इसकी प्रभावोत्पकता कम नहीं होगी। तो देखिए, ये माना जाता है कि योग जो है शरीर के संपूर्ण विकास को करता है, प्लस शरीर में उत्पन्न होने वाली जो विघटनकारी या जो विषमताएं या जो विष है या जो बैलेंस है, हेमोस्टेसिस का जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है जो बिगड़ता है, उसको भी ठीक करता है। देखिए, यही शारीरिक शिक्षा का भी लक्ष्य है। यही शारीरिक शिक्षा का भी लक्ष्य है, एक परफेक्ट फिजिकल बैलेंस एस्टेब्लिश करना, आदमी के अंदर फिजिकल, मेंटल और सोशल बैलेंस एस्टेब्लिश करना। यही शारीरिक शिक्षा का मकसद है और यही योग का मकसद है। और योग में देखिए एक और है, आपने देखा होगा बहुत सारे आसन है, आप जानते होंगे हर आसन का कोई ना कोई प्रभाव है। जैसे भुजंग आसन है, भुजंग आसन है, सर्प वो हल आसन है, और इन सबके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब प्राणायाम है बहुत सारे, इन सबके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो शारीरिक शिक्षा जो हमारे यहाँ थी पुराने जमाने में, मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि योग के स्वरूप में शारीरिक शिक्षा और योग एक ही है, नाम उनके अलग अलग है। और हिंदुस्तान या भारतीय सभ्यता की एक अनुपम देन है योग। ऐसा विश्व में और कहीं नहीं हुआ जहां मनुष्य की बीमारियों को ठीक करने के लिए कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि हो। ऐसा विश्व की और किसी सभ्यता ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दी। ये सिर्फ हमारे यहाँ से हुआ योग जो है। और योग के थ्रू एक बैलेंस जीवन जिसमें हेलो योग के थ्रू कंटिन्यू सर जी कंटिन्यू कैरी ऑन सर। अच्छा, योग के थ्रू मानव जीवन का लक्ष्य, देखिए जो भारतीय इंडियन माइथोलॉजी है, जो इंडियन या ये कहें कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, वैदिक लिटरेचर है, गीता है, रामायण है, उन्होंने मानव जीवन का लक्ष्य निर्धारित क्या किया है? उन्होंने मानव जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है योग के थ्रू आत्मा का परमात्मा में लय होना या ईश्वर को पाना। ईश्वर को पाना हर सभ्यता का मकसद है। ईश्वर को पाना जितने भी वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ईश्वर को नकारा गया हो। हर जगह ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है, ईश्वर को माना गया है। लेकिन बाकी सभ्यताओं में कोई भी ऐसी शारीरिक गतिविधि नहीं थे जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। ये एक प्राचीनतम भारत ने एक पद्धति दी थी जो कि एक शारीरिक गतिविधि भी, जिसमें एक शारीरिक गतिविधि भी इसका एक अहम आयाम था, जिसके थ्रू जीवन का परम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा में लय होना संभव हो सकता है। अब देखिए बहुत सारे जो इसमें मॉडर्न वो हैं वो कहेंगे कि साहब योग में कोई शारीरिक गतिविधि नहीं होती, लेकिन योग में शारीरिक गतिविधि होती है। देखिए 3 तरीके के कंट्रैक्शंस होते हैं।
आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और एक आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक स्टैटिक कंट्रैक्शंस होते हैं। तो योग में स्टैटिक, देखिए योग के बहुत सारे आयाम हैं, और जो ये आसनास हैं ये हठ योग में आते हैं, ठीक है। तो ये जो हठ योग के आसन है इसमें आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस होते हैं, और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस मेंटेन करने के दौरान हमारे न्यूरोप्लेक्सिस सिस्टम पे वो प्रभाव डालते हैं जो हमारी शारीरिक, मानसिक समस्त ग्रंथियों को अफेक्ट करते हैं, और उनको अंदर एक, मैं ये कहूं कि एक वास्तविक, एक प्राकृतिक संतुलन स्थापित करते हैं। देखिए एक चीज होती है ऑप्टिमम और एक मैक्सिमम, आप सब इससे वाकिफ होंगे। मैक्सिमम होती है तो ज्यादा से ज्यादा, ऑप्टिमम होती है जितनी जरूरत है, जितनी प्रकृति ने मनुष्य के लिए निर्धारित की है। तो योग एक वो माध्यम है जिसके द्वारा वो प्राकृतिक संतुलन मानव जीवन में लाया जा सकता है, जिसके थ्रू एक मानव जीवन समुन्नत होता है। जो मानव जीवन के या मानव ह्यूमन पर्सनैलिटी के जो आयाम है, फिजिकल, मेंटल और सोशल, उनमें एक संतुलन स्थापित होके आज एक कंसेप्ट आया वेलनेस का, वेलनेस थ्रू फिजिकल एजुकेशन। तो ये कंसेप्ट योग ने बहुत पहले ही स्थापित कर दिया था। वेलनेस क्या है? A state where human beings are free from diseases, not only free from diseases, they are happy. In fact, कोई उनको परेशानी नहीं है, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। देखिए परेशानियां, या ये कहे किसी के जीवन में भी, किसी का जीवन परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जब हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ ना कुछ व्याधियां तो उत्पन्न होंगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने इस जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लिया हो, वो कहीं पे भी पहुंच गया हो, अपनी उन्नति के किसी भी शिखर पे पहुंच गया हो, लेकिन उसके आगे विघ्न उत्पन्न ना हुई हो, उसको परेशानियां ना आई हो, ठीक है। हर आदमी के जीवन में परेशानियां आती हैं। सुगम सरल जीवन किसी का नहीं होता है, लेकिन जिसका मानसिक स्तर उच्च होता है, जिसका शारीरिक स्तर उच्च होता है, जिसका शारीरिक स्तर विकसित होता है, जिसका मानसिक स्तर विकसित होता है, वो उन विपत्तियों को, वो उन विघ्नों को, वो उन परेशानियों को बड़े आसानी से झेल लेता है, बड़े आसानी से उन पे पार पा लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन जिनका मानसिक स्तर क्षुद्र होता है, नीचे वाला होता है, समुचित विकसित नहीं होता है, या जिनके शरीर उन्नत नहीं होता है, कुछ बीमारी होती है, कुछ कमजोरी होती है, वो उन विघ्नों से हार जाते हैं, वो उनका शारीरिक स्तर उन विघ्नों को पार नहीं कर पाता। हेलो, हम पढ़ने हैं वहां से फिर एक उन इस तरह से तो अच्छा देखिए, अब इससे सामाजिक स्तर भी बनता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आई हुई विपत्तियों को झेल लेता है, अपनी आई हुई जीवन की बाधाओं को पार कर लेता है, जीवन में आई हुई विघ्नों को दूर कर लेता है और उनसे जरा भी चिंतित नहीं होता है, उनसे जानता है कि ये जीवन के वो हैं, और उसके ये जो जीवन का मानसिक स्तर है वो पहले ही उसकी शारीरिक गतिविधि योग के द्वारा समुन्नत हो चुका है, वो उन पे इजीली पार पा लेता है, तो उसका सामाजिक स्तर भी बढ़ जाता है, समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा, मान सब बड़ा होता है। और समाज में देखिए, आपने देखा होगा जिनका मानसिक स्तर कम होता है या मानसिक स्तर समुचित नहीं होता है, और मैं ये मानता हूं कि जो जरा बात पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी सामाजिक उन्नति नहीं हुई होती है, ठीक है। तो जिस इंसान का सामाजिक, जिस इंसान का शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका होता है, तो वो समाज के लिए एक एसेट होता है, समाज के लिए एक
मैं कहूँ एक गहना होता है, वो एक समाज के लिए एक प्रोडक्टिव उसका होता है, और जिसका नहीं होता है वो समाज के ऊपर एक बोझ होता है, समाज के नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। तो जो शारीरिक शिक्षा का मकसद है वही योग का मकसद है, और जो योग हमारी एक प्राचीनतम पद्धति, जो कि हमारी सभ्यता की एक अद्भुत देन है, वो हिंदुस्तान ने दी है। अब शारीरिक शिक्षा, जैसा कहा जाता है कि शारीरिक शिक्षा जो है, कहते हैं लोग शारीरिक शिक्षा, जब हम भी पढ़े हैं तो कभी भी शारीरिक शिक्षा को एक साइनोनिम नहीं माना योग का। योगा एजुकेशन वाज थॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन, बट इन माय व्यू yoga education is having same aim as physical education is having, all round development of human personality through participation in physical activities. योगा का भी यही मकसद है, all round development of human personality through, जैसे शारीरिक शिक्षा का एक बेस है ऐसे ही योगा का बेस है, तो इनफैक्ट दे आर फ्यूज्ड। तो फिजिकल एजुकेशन भारतीय सभ्यता की शारीरिक शिक्षा के रूप में एक अद्भुत देन थी इस विश्व को। मैं फिर से ये कहूंगा कि विश्व की अन्य सभ्यताएं शारीरिक गतिविधियों को ऑर्गेनाइज्ड रूप में करती थी, विकसित हुई होंगी उनके यहाँ, लेकिन किसी का भी मकसद व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का नहीं था। यह भारतीय ही सभ्यता थी जिसके यहाँ शारीरिक शिक्षा यौगिक शिक्षा के स्वरूप में थी, और इसका मकसद मानव जीवन के संपूर्ण विकास का था, और मानव जीवन के वर्तमान जीवन का ही नहीं, इस जीवन के बाद का भी जो जीवन है, इस जीवन, या मैं कहूं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो आत्मा का परमात्मा में लय होने का जो ध्येय था, जैसा हमारे शास्त्रों ने, जैसा हमारे ग्रंथों ने, जैसा वेदों ने स्थापित किया हुआ है, उसकी भी प्राप्ति हमारी शारीरिक शिक्षा या यौगिक शिक्षा के द्वारा संभव थी। ठीक है, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीबी सिंह सर। फिजिकल एजुकेशन का गठन किया जाए, उससे पहले कोई ऐसी संस्था बनी थी, लेकिन कोई ऐसी नहीं थी जो शारीरिक शिक्षा को एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां से शारीरिक शिक्षा की आवाज उठाई जा सके। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि शारीरिक शिक्षा एक वैज्ञानिक आधार वाला डिसिप्लिन है, लेकिन आप कई जगह ऐसी बॉडीज देखेंगे जहां पे शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में पॉलिसीज का निर्धारण होता है, लेकिन वहां पे कोई भी शारीरिक शिक्षा का विद्वान उपलब्ध वहां नहीं मौजूद होता है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में जो भी पॉलिसी बने, उनमें शारीरिक शिक्षा के विद्वानों को वहां पे होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जितनी भी चिकित्सा से संबंधित कोर्सेज हैं, सबको वो रेगुलेट करती है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन की कोई ऐसी एक बॉडी नहीं है जो कि फिजिकल एजुकेशन का एक यूनिफॉर्म सिलेबस डिसाइड करे, राइट सर, यूनिफॉर्म एक्टिविटी डिसाइड करे। तो एआईसीटी प्रयास था, होपफुली हमारे भाई साहब के निर्देश में और भी कई सारे लोग हैं उनके उसमें ये हो, और मैं तो ये कहता हूँ और भी जो संस्था चल रही है चले, सब अपना काम करें, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो उस पर ये कोशिश है कि शारीरिक शिक्षा को एक नया दिशा मिले। और हमारे राजेश भाई साहब हैं, मैं एक और चीज इसमें कहूंगा कि आज का दिन 29 अगस्त का महत्वपूर्ण दिन है। मतलब मैं ये कहूंगा कि आज के दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। एक जगह बात हो रही थी, देखिए उनकी प्रतिभा को उस समय के बहुत बड़े उसने बहुत सराहा था। आपको ध्यान हो, बर्लिन ओलंपिक्स में जब उन्होंने गोल मारे थे तो एडोल्फ हिटलर ने
जो किसी से बात नहीं करता था। एडोल्फ हिटलर बहुत ही अपने, उसका ईगो बहुत था, लेकिन उसने आके ध्यानचंद जी से हाथ मिलाया था और उन्हें अपने यहाँ नौकरी का उसने प्रस्ताव दिया था, जो कि उन्होंने ठुकरा दिया। तो ऐसी महान स्थिति, मैंने ज़रा शुरुआत में भी कहा था, उन तक कोई नहीं पहुंच पाया है, लेकिन एक हमारे देश में उनके जो उन्होंने प्राप्त किया, अभी तक उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है। तो मैं इसलिए मंच से और अपने हमारे जो चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर राजेश त्रिपाठी और जनरल सेक्रेटरी अमरेश सर, इन सबके उससे, और आप सब हैं जैसे प्रवीण सिंह जी हैं, अनुरोध जी हैं, और भी सब लोग हैं, मैं इस मंच से ये मांग उठाना चाहता हूं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। ठीक है, तो हम सब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बैनर के तहत ये प्रयास करेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न का अवार्ड मिले। धन्यवाद।